इन लेट 19 सेंचुरी में, जैसा कि हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं, इन लेट 19 सेंचुरी में रसिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ये ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया एक मतलब नाम मात्र ऑस्ट्रिया, ये यूरोपियन स्टेट थे, यूरोपियन नेशन थे जो कि ग्रेट पावर के रूप में माने जाते थे। और ब्रिटेन एक तरफ था जो कि ग्रेट पावर था, जो कि ग्रेट पावर था। अब देखना ये है कि ब्रिटेन का इंटरेस्ट कहाँ पर यूरोपियन स्टेट सिस्टम में, मतलब पहले के जो स्टेट सिस्टम में जो फिगर था, पहले के स्टेट सिस्टम में जो फिगर हुआ करता था वो डिफरेंट था। मीन्स कि स्पेन भी हुआ करते थे, स्पेन हुआ करता था, पुर्तगाल हुआ करता था, डच हुआ करता था, मतलब ये सब कंट्री हुआ करता था, फ्रांस हुआ करता था, पर्सिया और पर्सिया इटली नहीं हुआ करता था। हाँ, ऑस्ट्रिया हुआ करता था, क्योंकि ये ऑस्ट्रिया उस समय जो देश था, तो ये हुआ करता। तो ये पूर्व का ये स्टेट हुआ करते थे। मीन्स की बैलेंस यूरोपियन स्टेट सिस्टम में मेंबर का नाम चेंज हो गया। मीन्स की मेंबर का नाम चेंज हो गया, मतलब डिफरेंट मेंबर्स उभर कर सामने आए। डिफरेंट मेंबर्स जो उभर कर सामने आए, तो रसिया जो था, रसिया भी, तो इसमें अब देखते हैं कि इंग्लैंड तो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री था और स्टिल मैरी टाइम पावर था, और मैरी टाइम पावर था। और उसके बाद इसका इंटरनेशनल इंटरेस्ट हुआ करता था। इसका यूरोप से इसका इंटरेस्ट उतना नहीं हुआ करता था। इसके तो इंटरेस्ट उतना ही हुआ करता था कि केवल इसके कि कहाँ इसका पर इकोनॉमिक जो मर्केंटाइल जो ट्रेड इंटरेस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स इंटरेस्ट, वो कहाँ पर, और मैन्युफैक्चरिंग इंटरेस्ट वो कहाँ पर बाधित हो रहा है, इतना ही से उसका मतलब था। इसका जो ये चूँकि इसका जो सत्ता जो था से इसका जो इंग्लैंड का, जो ब्रिटेन का जो सत्ता था, वो करीब करीब वर्ल्ड के ऑल ओवर एरिया में था। करीब करीब 1/4 तो इसका जो एरिया था जहाँ पर इसका शासन हुआ करता था। और बाकी ऐसे व्यापार में देखेंगे तो करीब करीब वर्ल्ड का हर एक एरिया व्यापार में इससे रिलेटेड था, जो कि इम्पेरियलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को ही शो करता था। मतलब कि उसी के लक्षण पर व्यापार भी इसका हुआ करता था। उसी के आधार पर इम्पीरियलिज्म के आधार पर ही इसका व्यापार हुआ करता था। तो इस तरह से इंग्लैंड को यूरोपियन स्टेट सिस्टम में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट उतना नहीं हुआ करता था। तो ये न्यूट्रल, एक तरह से न्यूट्रल हुआ करता था। अब देखेंगे कि यूरोपियन स्टेट सिस्टम में इंग्लैंड का बात हो गया। फ्रांस तो चूँकि इंडस्ट्रियलाइज नेशन उतना नहीं था, और इसका रैंकिंग भी इसका नीचे हो गया। जर्मनी एक मोस्ट पावर, मतलब कि जर्मनी टॉप मोस्ट पावर के रूप में उभर कर सामने आया। और रसिया का इंटरेस्ट बाल्कन और एशिया में हो गया, जो कि compete करता था, ऑस्ट्रिया से compete करता था। और इसका जर्मनी का इंटरेस्ट केवल इतना था कि जर्मनी का इंटरेस्ट मिलिट्रिस्टिक था। ये अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। ये उस समय तक हावी, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हावी नहीं हो रहा था। फ्रांस जो इंग्लैंड का जो इंटरनेशनल जो ये है, इंग्लैंड का जो हिस्ट्री है इंटरनेशनल स्फीयर में, तो उसमें ये स्पेन, पुर्तगाल, डच और फ्रांस को पहले ही ये डिफीट कर चुका था इंपीरियलिस्टिक मामले में। तो इसलिए इसके लिए ये फ्रांस कोई कंसर्न नहीं रखता था। लेकिन जो रसिया था, रसिया बाल्कन और एशिया में अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था।
ये बढ़ाता था। तो इंग्लैंड उस समय तक नहीं रखा जब तक कि इसका इंडिया वाला और अदर जो बर्मा जैसे और भी जो थे, बर्मा, चीन, और उसके बाद ये तिब्बत और ये अफ़गानिस्तान, ये सब इंटरेस्ट जब तक नहीं क्लैश करता था तब तक ये रसिया के साथ ये अपना मैत्री रखता था। तब तक ये रसिया के साथ मैत्री रखा, और उसके बाद जर्मनी से इसको तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन जर्मनी के अगेंस्ट ही ये रखता था। इटली एक नया, या इटली भी इसके इसमें इटली एक नया आया, तो इटली भी उतना इंडस्ट्रियलाइज नहीं था। अब सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि इंग्लैंड का जो जो यूरोपियन स्टेट सिस्टम था, जो मोस्ट यूरोपियन नेशंस जो थे उस समय इंग्लैंड का ही ये कॉपी करते थे, चाहे इसका पॉलिटी हो, चाहे इसका सोसाइटी हो या इकॉनमी हो। जो मोस्ट रेडिकल भी जो हुआ करते थे, जैसे कि जो मार्क्सिस्ट हुए या कोई हुए, तो इंग्लैंड का ही ये नकल करते थे। इसलिए बेसिकली इंग्लैंड को लोग एक तरह का एपोस्टल मानते थे ये मॉडर्निज्म के मामले में। तो इसलिए क्लैश ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कल्चर में किसी तरह का कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं ये उभर कर सामने आया। तो इसका रसिया जो है इसका तो ये वहाँ, लेकिन इसीलिए ये न्यूट्रल था। ब्रिटेन न्यूट्रल हुआ करता था यूरोपियन स्टेट सिस्टम में। इसका न्यूट्रल स्टेट का दर्जा हुआ करता था। लेकिन जब जर्मनी जब इम्पीरियलिज्म के दौर में जब प्रवेश किया, तो उस समय और जर्मनी का इंटरेस्ट और रसिया और फ्रांस का इंटरेस्ट जब हुआ, जैसे अफ्रीका में देखेंगे तो जैसे बोअर वार हुआ, तो ये सब जो जब इंटरेस्ट जब होने लगा, और फिर उसके बाद बाल्कन में, और उसके बाद ये एशिया में, अफ़गानिस्तान वगैरह में, तो उस समय ये क्लैश रसिया से भी किया और फ्रांस से भी किया। मीन्स की कंसर्ट, और फिर जो यूरोपियन जो बैलेंस ऑफ पावर जो था वो इंटायरली ब्रिटेन के इंटरेस्ट पर ही डिपेंड कुछ समय तक किया, क्योंकि ब्रिटेन ही एक तरह से प्रपोजल दी, जो कंसर्ट ऑफ यूरोप है उसमें, चूँकि ब्रिटेन का ही एक तरह से जो होता है, ब्रिटेन ही एपोस्टल माना जाता था किसी चीज़ में। तो इस तरह से देखते हैं। अब हम देखेंगे कि ब्रिटेन का जो आइसोलेशन है वो ख़त्म हो गया, और उसके बाद क्या क्या इसका ब्रिटेन में कौन चीज़ का जो था एपोस्टल था, ब्रिटेन कौन चीज़ का एपोस्टल था, और ब्रिटेन का प्रेस्टीज बेसिकली दो चीज़ में था। एक तो इकोनॉमिक और दूसरा पॉलिटिकल। इकोनॉमिक के अप्रोच में था कि इकोनॉमिक एपोस्टल में था कि जितना भी जो जो रिवोल्यूशनरी जो ग्रोथ हुआ था वो ब्रिटेन में ही हुआ। वो ब्रिटेन में ही हुआ, चाहे पॉलिटिकल फील्ड में हो, चाहे सोशल फील्ड में हो, चाहे इकोनॉमिक फील्ड में हो। सब मीन्स की तो ब्रिटेन को लोग और ये कॉपी करने लगे। जिस को प्राप्त करने के लिए, जिस सोसाइटी को और जिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए अदर नेशन स्टेट को वो रिवोल्यूशन का बहुत सारे रिवोल्यूशन देखना पड़ा, वहीं ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन बिना रिवोल्यूशन के एक रिवोल्यूशन के तौर पे सभी के सामने खड़ा हो गया कि नहीं, ये कंप्रोमाइज एंड कंसिलिएशन के द्वारा सारे फील्ड में, करीब करीब सारे फील्ड में ये तो सारे फील्ड में ये अपना ये किया, सारे फील्ड में ये उत्तम रहा एक तरह से। तो
और सेकेंड एस्पेक्ट था पॉलिटिकल। तो और जितना भी जो ये हम बात करेंगे, पूर्व में बात करेंगे जो ये किसी और वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से हुआ, जो फैक्ट्री प्रोसेस और जो मैकेनाइजेशन का जो प्रोसेस था किस तरह से उभर कर ये सामने आया, ये किस तरह से पेश किया और किस तरह से ये सामने आया और सभी स्टेट में फैला। तो ये बाद में ये किसी और वीडियो में बात करेंगे। और दूसरा एस्पेक्ट था पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबर्टी, सोशलिटी, इक्वलिटी को दिया, लेकिन ये उसके साथ साथ नेशनल ये इसके साथ साथ इम्पीरियलिज्म और वार और डिस्ट्रक्शन भी ये दिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये दिया, तो इसीलिए जितने भी देश हुए वो इंग्लैंड के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, इंग्लैंड के ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर को सही समझे। इवन जो रेडिकल टाइप का भी जो आदमी, जो रेडिकल मार्क्सिस्ट जो थे, वो भी रिवॉल्यूशन यूरोपियन स्टेट सिस्टम में या किसी यूरोप में और इंग्लैंड में तो कोई ये कहने की बात ही नहीं, यूरोप में किसी तरह का कोई रिवॉल्यूशन नहीं कर पाए। इतना दिन में कहने का मतलब है कि इंग्लैंड ही ये पोस्टर माने जाने लगा सभी चीज़ों में, जिसके कारण जो फर्दर रिवॉल्यूशन था वो रुका। और जो मार्क्सिस्ट का जो फेस था वो एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बदल गया। और ये पार्लियामेंट्री जो सिस्टम होता है, जो एस्टेब्लिश जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वो एक तरह से मोनार्की के द्वारा, जिसमें कि मोनार्की के बिहाफ पे वो सभी जगह करीब करीब एक ही सिस्टम लागू हुआ, चाहे वो उसका फॉर्म थोड़ा डिफरेंट हुआ होगा, लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो एक ही रहा। तो इस तरह से ये सोशल और नेशनल जो ये पॉलिटिकल इस तरह से डेवलपमेंट और इवोल्यूशन सारे देशों में हुआ है। और फर्दर नेशन स्टेट का हुआ कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी हुआ, जिसकी चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। उसके बाद अब ये हुआ कि पहले के जो स्टेट थे उनका जो लाइबिलिटी था, उनका जो काम था, स्पेयर ऑफ वर्क था, वो लिमिटेड हुआ करता था। वो केवल पुलिस मैन के रूप में हुआ करते थे। जो ट्रेड और व्यापार था वो लेजिस फेयर के सिद्धांत पर हुआ करता था, जिसमें कि कोई स्टेट इकोनॉमिक स्फेयर में किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस स्टेट की तरफ से नहीं हुआ करता था। लेकिन जो नया जो न्यू जो वोकलिज्म आया, न्यू वोकलिज्म में स्टेट का फंक्शन बढ़ गया। स्टेट का फंक्शन बढ़ने से स्टेट का फंक्शन बढ़ा और लोगों का जो डेमोक्रेटिक जो आइडियल जो हुआ करता था, उसका जो कंसेप्ट जो आया, तो प्रत्येक तो सोशल वेलफेयर का एरिया बढ़ा। तो गवर्नमेंट हस्तक्षेप करने लगी। लेजिस फेयर के सिद्धांत को छोड़कर गवर्नमेंट स्फेयर करने लगी, इंटरफेयर करने लगी। सभी करीब जितने भी सोशल मामले होते हैं उसमें इंटरफेयर करने लगी। तो सोशल लेजिस्लेशन आया और सोसाइटी के लिए सोसाइटी मीन पूरे होल कंट्री के लिए अनेक सोशल वेलफेयर में काम किए जाने लगे। मीन्स कि स्टेट के वर्क का एरिया बढ़ा। तो ये संभव हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक के ब्लूमिंग के द्वारा हुआ संभव। चूँकि पहले स्टेट हुआ करते थे, जो मर्केंटलिस्ट जो बेनिवोलेंट डिस्पॉट थे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। चूँकि इकोनॉमी उतना डेवलप नहीं था। जो रेवेन्यू का जो सोर्स था वो पूरा उसका एरिया कम था। और दूसरी जो इकोनॉमी और रेवेन्यू को कलेक्ट करने का जो टैक्सेस जो कलेक्ट किए जाते थे वो इरेगुलर हुआ करते थे। लेकिन अब समान रूप से अधिकार हुआ करता था, क्योंकि एवरी सिटीजन इज इक्वल
बिफोर द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ लॉ। तो जब पूरे सिटीजन जब सारे सिटीजन जब इक्वल थे तो सारे सिटीजन्स इक्वल थे, तो डेमोक्रेटिक आइडियल जो है, डेमोक्रेटिक आइडियल एक तरह से सभी स्टेट के सभी ऑर्गन्स में परमिएट कर गए, स्टेट के सारे ऑर्गन्स में परमिएट कर गए। तो जिसका हुआ कि सारे से टैक्स कलेक्ट किया जाने लगे, और टैक्सेज मतलब मिलिट्री जो ये था, आइडिया था मिलिट्री के क्षेत्र पर कम कार्य किया जाने लगा, चूँकि बेनिवोलेंसी आया नेशन स्टेट में। तो इस तरह से स्टेट का जो आइडिया जो बढ़ा एजुकेशन के क्षेत्र में हुआ, पब्लिक यूटिलिटी के क्षेत्र में हुआ, काम होने लगा, और टैक्स रिसोर्सेज बढ़ गए, क्योंकि सिटीजन्स टैक्स को पे करने में एबल थे। और कहने का मतलब है कि जो स्टेट का जो कंसेप्ट होता है वो बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म से डेमोक्रेटिक हुआ। पहले तो ये डेमोक्रेटिक हुआ, और डेमोक्रेटिक से सोशलिस्टिक हो गया। तो इस तरह से ये आगे बढ़ा, और ये इंटायर जो गवर्नमेंटल जो ऑर्गन था वो एक वास्ट ब्यूरोक्रेटिक अपार्टस के द्वारा वर्क करता था। तो ब्यूरोक्रेटिक, ये सिविल जो सिविल सर्वेंट जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी भी एक मॉडर्न कंसेप्ट है। ब्यूरोक्रेसी जिसमें कि ओपन टू ऑल टैलेंटेड, और उसके बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से जो पास किया हो, ग्रेजुएट हो, और ये ओपन टू टैलेंट था, सभी था। फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग दिया जाता था, और उसके बाद भले ही गवर्नमेंट बदल जाए, पॉलिटी में ऊपर किसी तरह का ऊपर बदलाव हो, लेकिन नीचे सारा के सारा व्यवस्थित था। मीन्स की स्टेट का जो मूर्त जो संस्था के रूप में था वो भी फ्रैक्टिफाई किया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।